हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज फिर से आपके सामने आरएस प्री 2023 के लिए राजस्थान पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी से संबंधित आज का ये मॉडल पेपर 54 आपके सामने लेकर आ चुका हूं, जो दोस्तों बहुत ही शानदार, बड़ा गजब का और ऑथेंटिक मॉडल पेपर है, जिसमें दोस्तों आरपीएससी द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान की राज्य व्यवस्था और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, जो आपकी आरएस प्री एग्जाम में आपको हूबहू दोस्तों देखने को मिलेंगे। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, ये जो मॉडल पेपर आपकी एग्जाम में दोस्तों एक रामबाण मील का पत्थर दोस्तों साबित होगा। तो देखते हैं दोस्तों आज किस मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन क्या होगा। और दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अगर दोस्तों आपने हमारे इस एग्जाम सीरीज के सभी मॉडल पेपर्स आपके एग्जाम तक देख लेना, तो आपकी एग्जाम में भाई आपकी किस्मत कितनी औकात नहीं कि दोस्तों आपके सिलेक्शन को रोक ले। आप दोस्तों पहली बार में आरएस प्री 2023 क्लियर करोगे, दोस्तों मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज किस मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन भाई बहुत ही गजब का है। क्या बोला है, भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, या दोस्तों वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, या वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है, या यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे हटाया भी जा सकता है। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। यदि दोस्तों संबंधित राज्य की राज्य विधानसभा या विधानमंडल उसे दोस्तों हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। ये बात दोस्तों गलत है ना, ये बात दोस्तों उसे पहले नहीं हटाया जा सकता भाई, ये 5 साल की अवधि के लिए ही रहता है। तो उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, उनकी नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल की, तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये बात दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत दोस्तों, है ना, 1956 के तहत राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है भाई, राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, वो 5 साल की अवधि के लिए अपने पद पर दोस्तों रहता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 सही है और ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत है। तो उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैं राज्यपाल से संबंधित आपको कुछ बेसिक डिटेल्स बताता हूं, यहां पर नोट करना, बहुत ही गजब की बात बता रहा हूं। राज्यपाल दोस्तों राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है, नोट करना, औपचारिक प्रमुख होता है राज्यपाल, राज्य का प्रथम नागरिक होता है, औपचारिक प्रमुख होता है। मतलब दोस्तों राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल हमारा। ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल दोस्तों इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा का अध्यक्ष भी होता है ना। नोट करना है, यहाँ पर मैं आपको बड़ी गजब की बात बता रहा हूँ। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, है ना, सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, बड़ा गजब का वर्षन है भाई, है ना। इसके अलावा दोस्तों नोट करना, राज्यपाल जो होता है वो दोस्तों सभी सरकारी विश्वविद्यालयों का क्या होता है, कुलाधिपति होता है ना, कुलाधिपति होता है, कुलाधिपति होता है, न कि दोस्तों कुलपति होता है। सभी सरकारी विश्वविद्यालय का मतलब जितने भी गवर्नमेंट दोस्तों जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका दोस्तों कुलाधिपति होता है राज्य में, ध्यान रखना, न कि किसी दोस्तों निजी विश्वविद्यालय का या दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। ये क्वेश्चन भाई काफी बड़ा एग्जाम में पूछा गया है। तो आरपीएससी जैसा क्वेश्चन पूछे ना आपको, वैसा ही दोस्तों आपको आंसर करना है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए भाई, बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्या बोल रहा है, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है ना। ये बात दोस्तों मैंने आपको कल बताई थी कि नहीं बताई थी, कि दोस्तों 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत राजस्थान में राज प्रमुख का पद समाप्त करके, कल का जो मॉडल पेपर था दोस्तों हमारा, है ना, उसमें ये बात मैंने आपको बताई थी कि नहीं बताई थी, कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल का, है ना, राज्यपाल का नया पद दोस्तों सृजित किया गया। और इसी संविधान संशोधन के तहत एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये बात दोस्तों मैंने आपको कल बताई थी। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, प्रत्यक्ष में परिणाम की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दोस्तों आरपीएससी द्वारा पूछा गया है। इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ हर बात दोस्तों आरपीएससी द्वारा एग्जाम में पूछी गई है। अपने हाथ में नोटबुक रखिए और दोस्तों नोट करते जाएगा आपकी एग्जाम में, यहाँ से दोस्तों आपको हूबहू भाई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि दोस्तों राजस्थान में राज्यपाल
का पद सृजित कब किया गया था? अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि राष्ट्र प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल का नया पद सृजित कब किया गया था, तब आपको करना है 1 नवंबर 1956 को। देखिए यहाँ पर बड़ी गजब की बात बताने वाला हूं मैं यहाँ पर आपको। 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल का नया पद सृजित किया गया था। लेकिन आपको क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया था, तब दोस्तों आपको 1 नवंबर 1956 नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। उसको नियुक्त किया गया था 25 अक्टूबर 1956 को, है ना। 25 अक्टूबर 1956 को सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। और राज्यपाल का नया पद सृजित कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को। और एक क्वेश्चन दोस्तों RS प्री जो पिछले बार का जो पेपर लगा था दोस्तों, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। और उसमें दोस्तों 1 नवंबर 1956 भी ऑप्शन में था और 25 अक्टूबर 1956 भी ऑप्शन था। जो दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट 90+ दोस्तों स्टूडेंट 1 नवंबर 1956 करके आए थे। लेकिन आपको गलती नहीं करना है। तब दोस्तों RS प्री की फाइनल आंसर क्या है, उसमें दोस्तों 25 अक्टूबर 1956 ही था। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको गलती नहीं करना है, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको सजेशन कर रहा हूँ। तो उत्तर नंबर दोस्तों 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब की रचना है ये दोस्तों, जीके का पर्सन है भाई ये ना। इसको दोस्तों नेक्स्ट मॉडल पेपर में देखेंगे, जीके वाले मॉडल पेपर में। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान, कौन से मुख्यमंत्री की बात हो रही है? श्री अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री का पद निम्नलिखित में से किस तारीख को संभाला था? मतलब दोस्तों जब अशोक गहलोत प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे राजस्थान के, वो दोस्तों उसने अपना पद कब ग्रहण किया था? क्वेश्चन ये कहना चाहता है। 1 दिसंबर 1998 को, 2 दिसंबर 1998 को, 3 दिसंबर 1998 को, या दोस्तों 12 दिसंबर 1998 को। ऑप्शन देखिए दोस्तों कितने कठिन है ना, मतलब थोड़ा सा भी दोस्तों इधर उधर हो गया तो एक क्वेश्चन समझिए आपका गया। तो हमारे बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना, हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर 1998 को भाई। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अशोक गहलोत जी साहब ने दोस्तों ध्यान रखना 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर लिए, इस बात का भी दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। मतलब तीसरी बार दोस्तों ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्या बोल रहा है, कितना गजब का प्रश्न है। अभी भाई 15वीं विधानसभा ही चल रही है और 15वीं विधानसभा से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है। यहाँ पर नोट करना, राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कितने महिला सदस्य निर्वाचित हुई है? मतलब दोस्तों जो 15वीं विधानसभा है उसमें दोस्तों ST SC के लिए जो कितनी महिला सदस्य दोस्तों निर्वाचित हुई है ना, बताइए दोस्तों। 7 अनुसूचित जाति से या 4 अनुसूचित जनजाति से, या दोस्तों 9 अनुसूचित जाति से या 2 अनुसूचित जनजाति से, या दोस्तों 6 महिलाएं अनुसूचित जाति से और 5 महिलाएं अनुसूचित जनजाति से, या दोस्तों 8 महिलाएं अनुसूचित जाति से, या दोस्तों 3 महिलाएं अनुसूचित जनजाति से। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत ही गजब का प्रश्न दोस्तों, और हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 महिलाएं तो दोस्तों अनुसूचित जाति से निर्वाचित हुई हैं और दोस्तों 3 महिलाएं वो दोस्तों अनुसूचित जनजाति से निर्वाचित हुई हैं 15वीं विधानसभा में, इस बात का ध्यान रखना है ना। बहुत ही गजब का प्रश्न है। अगर दोस्तों आपको टोटल पूछे तो दोस्तों 8 + 3 कर देना, 11 महिलाएं दोस्तों, है ना। 11 महिलाएं टोटल दोस्तों ST SC से दोस्तों निर्वाचित हुई है 15वीं विधानसभा, है ना, में दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट रुके। अब देखिए यहाँ पर आपको दोस्तों इंग्लिश वर्जन इसलिए दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि सर आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को शो किया करो, है ना, हमको दोस्तों समझने में आसानी होती है। तो दोस्तों स्टूडेंट के लिए दोस्तों ये इंग्लिश वर्जन है, आपको जैसा अच्छा लगे भाई वैसा आप समझ लिया करो। वैसे दोस्तों हम क्वेश्चन को हिंदी में ही सोल्व करवाएंगे भाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद को संभाला था? जस्टिस S सगीर अहमद ने, जस्टिस सुश्री कांता भटनागर ने, जस्टिस प्रकाश टांटिया ने, या दोस्तों जस्टिस अमर सिंह गोदारा ने। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मतलब सबसे कम कार्यकाल वाला राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? दोस्तों क्वेश्चन ये कहना चाहता है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? कांता भटनागर। उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। ये दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष भी है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, जो सबसे कम मतलब इसका कार्यकाल रहा है दोस्तों, है ना। तो उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की, तो दोस्तों इसका गठन कब हुआ था? तो 23 मार्च, नोट करना, 23 मार्च सन 2000 को दोस्तों इसका गठन हुआ था। इस बात का ध्यान रखना। इसका कार्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है? तो जयपुर में दोस्तों इसका मुख्यालय, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए भाई, ठीक है। तो उत्तर नंबर दोस्तों 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो गोपाल कृष्ण व्यास है, इस बात का दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा है? मतलब दोस्तों ऐसा मुख्यमंत्री दोस्तों सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा है। टीकाराम पालीवाल, बरकतुल्ला खां, हीरालाल देवपुरा, दोस्तों जगन्नाथ पहाड़िया। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा, है ना। सबसे कम अवधि तक मतलब सबसे कम कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री कौन सा रहा है? तो उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हीरालाल देवपुरा दोस्तों 18 दिन तक ही मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के। कितने दिन तक? 18 दिन तक ही दोस्तों इनकी सरकार रही है। तो सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री है हीरालाल देवपुरा। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है, तब दोस्तों आपको करना है मोहनलाल सुखाड़िया। नोट करना, मोहनलाल सुखाड़िया ये दोस्तों सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे 17 वर्षों तक, है ना। राजस्थान के 17 वर्षों तक दोस्तों मुख्यमंत्री साहब रहे हैं हमारे मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। अगर अब की बार दोस्तों गहलोत साहब की सरकार वापस रिपीट हो जाती है तो दोस्तों ये मोहनलाल सुखाड़िया जी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, नोट करना, ठीक है। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक गजब की बात और बताने वाला हूँ हीरालाल देवपुरा से संबंधित, है ना। नोट करना, राजस्थान के एकमात्र ऐसे ऐसे दोस्तों मुख्यमंत्री हैं जो दोस्तों, है ना, जो राजस्थान विधानसभा जो दोस्तों नोट करना, बड़ी गजब की बात बता रहा हूँ, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं ना। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष मतलब ऐसे मुख्यमंत्री जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, वो एकमात्र मुख्यमंत्री कौन से हैं? तो दोस्तों हीरालाल देवपुरा ही हैं। इस बात का ध्यान रखना, जो 18 दिन तक के लिए दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। तो उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। आइए अब तो आपका कंसेप्ट दोस्तों क्लियर हो गया होगा। भाई ऐसा कंटेंट है ना, लोग दोस्तों आपको बारी भरकम फीस लेकर दोस्तों बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान आपको पेड कोर्स में दोस्तों आपको प्रोवाइड नहीं कराती, लेकिन दोस्तों Q50 जीके क्लासेज पर दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक यूनिक, एक ऑथेंटिक, एक जेन्युइन कंटेंट के साथ दोस्तों तैयार किए गए मॉडल पेपर्स देखने को मिलते हैं, वो भी दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यार आपका भाई आपके लिए मेहनत करता है ना, आपका फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं किया तो दोस्तों कर लेना, क्योंकि आने वाली एग्जाम्स के लिए एक रामबाण, एक मील का पत्थर दोस्तों हमारे चैनल साबित होगा, क्योंकि दोस्तों इस पर बिल्कुल ऑथेंटिक एक 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाले मॉडल पेपर दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलता है ना। और आपका भाई यार आपके साथ खड़ा है, आपका फर्ज बनता है आपका भाई का सपोर्ट करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया तो दोस्तों कर लेना चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों शेयर करना दोस्तों नहीं भूलना हमको, ठीक है। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव कौन से हैं? मुख्य सचिव की बात हो रही है। राजीव स्वरूप, NC गोयल, निरंजन कुमार आर्य है दोस्तों, CK मैथ्यू। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम कार्यकाल वाले जो मुख्य सचिव रहे हैं वो दोस्तों राजीव स्वरूप रहे हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, RPSC के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालानुक्रम में दोस्तों व्यवस्थित करना है। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है ना, सिर्फ वही स्टूडेंट दोस्तों सही कर सकता है जिसको भाई RPSC के 38 के अभी तक दोस्तों 38 अध्यक्ष बन चुके हैं। RPSC के 38 अध्यक्ष दोस्तों किसी भी प्रकार से, चाहे दोस्तों वो किसी भी साम दाम दंड वैसे दोस्तों याद किया हो, लेकिन 38 के 38 अध्यक्ष दोस्तों आज तक के बने हुए सभी के सभी दोस्तों याद हो, वही दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को भाई सही कर सकता है। क्योंकि RPSC दोस्तों पता नहीं कहीं से भी, अब 38 अध्यक्ष दोस्तों किससे याद हो, जिसको याद हो वह कैंडिडेट दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को सही करता है। फिर भी दोस्तों हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए डॉक्टर BL रावत, डॉक्टर दीनदयाल, डॉक्टर राम सिंह चौहान या दोस्तों डॉक्टर SS टांक। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ये बोल रहा है कालानुक्रम में दोस्तों व्यवस्थित करना है। भाई सबसे पहले इन 4 में दोस्तों RPSC का जो अध्यक्ष है वो कौन बना था, तो दोस्तों यहाँ पर नोट करना, सबसे पहले बना था डॉक्टर BL रावत, है ना। उसके बाद दोस्तों कौन बना, राम सिंह चौहान। उसके बाद दोस्तों कौन बना, डॉक्टर दीनदयाल, और उसके बाद डॉक्टर SS टांक। तो दोस्तों ये इसका क्रम हो गया, मतलब ACBD दोस्तों उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन सही करना है तो भाई RPSC के आज तक के दोस्तों बनेंगे अध्यक्ष, टोटल 38 अध्यक्ष बन चुके हैं, उनको दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई शॉर्टकट वाली बात नहीं है, जैसा भी दोस्तों आपको किसी भी प्रकार से दोस्तों आप याद करो, भाई याद होना चाहिए। एग्जाम में दोस्तों ये मायना रखता है ना, आपके पास कितने अच्छे नोट्स हैं ये मायना नहीं रखता, आपको दोस्तों याद कितना है ये मायना दोस्तों रखता है एग्जाम में, ठीक है। और मेरा तो सजेशन दोस्तों ये देखिए, इस लिमिटेड टाइम दोस्तों 1 अक्टूबर 2023 को आपके एग्जाम होने वाले, इस लिमिटेड टाइम में दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों सोल्व करना है, ठीक है। तो हो सके जितना ज्यादा दोस्तों क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आपके एग्जाम में एक मील का पत्थर साबित होंगे। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई बड़ा गजब का प्रश्न है, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर। देखिए 12 शासन अधिनियम 1935 के तहत
महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां दोस्तों किसे दी गई थी? प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय गवर्नर को, गवर्नर जनरल को, या दोस्तों संघीय विधायिका को दोस्तों अवशिष्ट शक्तियां भाई दी गई थी। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत ही गजब का प्रश्न है, आरपीएससी का तो समझिए फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। आरपीएससी द्वारा काफी बार रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है। और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी 2 नहीं 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गवर्नर जनरल को दोस्तों अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी भाई ना। गवर्नर जनरल को 12 शासन अधिनियम 1935 के तहत दोस्तों अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है कि दोस्तों 12 शासन अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां निहित होती हैं। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती है, क्वेश्चन दोस्तों लैंग्वेज चेंज नहीं होता, ये बात मैं आपको पहले ही सजेशन कर चुका हूं, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को दोस्तों वोट देने का अधिकार दिया गया था? भारत के सभी नागरिकों को, या दोस्तों भारत में रहने वाले केवल ब्रिटिश नागरिकों को, या केवल वे पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षणिक योग्यताएं पूरी करते हो, या दोस्तों केवल वे महिलाएं जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षणिक योग्यताएं पूरी करती हैं? पता है दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए 12 शासन अधिनियम 1919 के तहत दोस्तों केवल वे कैंडिडेट या वे मेल दोस्तों जिनको कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षणिक योग्यताएं दोस्तों पूरी करते हैं, उन्हें दोस्तों नोट करना, उन्हें क्या दिया गया था दोस्तों? वोट देने का अधिकार दिया गया था इस अधिनियम के तहत, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, न कि दोस्तों इसमें महिला आएगा, है ना। इस बात का ध्यान रखना, तो उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भविष्य में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो दोस्तों आपको गलती नहीं करना है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई, क्या बोल रहा है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है ना, मतलब दोस्तों फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया, मतलब दोस्तों भारत में प्रेस की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार में निहित की गई है? संविधान में विशेष रूप से प्रदान किया गया है, या दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, या संसद के अधिनियमों के तहत उपलब्ध है, या कार्यकारी आदेशों के तहत उपलब्ध है? हमको प्रेस की स्वतंत्रता किसके तहत दोस्तों उपलब्ध की गई है? तो अनुच्छेद 19, नोट करना, अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए में दोस्तों ये स्वतंत्रता हमको दी गई है, इस बात का ध्यान रखना। तो उत्तर नंबर 3 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में दोस्तों हमको ये स्वतंत्रता दी गई है, इस बात का ध्यान रखना। अभिव्यक्ति एवं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 में निहित है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा, 1 मिनट। यहां पर देखिए भाई, संविधान सभा में निर्णय निम्नलिखित में से किस आधार पर दोस्तों लिए गए थे? जो हमारी संविधान सभा थी, जिसका गठन दोस्तों कब हुआ था संविधान सभा का, नोट करना, नवंबर 1946 में दोस्तों संविधान सभा का गठन हुआ था, है ना। किसकी सिफारिश पर दोस्तों, या किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत दोस्तों संविधान सभा का गठन किया गया था। और इसमें जो डिसीजन लिया गया था वो दोस्तों किस आधार पर लिया गया था? सर्वसम्मति से लिया गया था, बहुमत से लिया गया था दोस्तों, सहमति और रजामंदी से लिया गया था, अल्पमत से लिया गया था? भाई हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सहमति और रजामंदी से दोस्तों इसका क्या लिया गया था? डिसीजन लिया गया था। काफी सारे लोग दोस्तों आपको सर्वसम्मति भी दोस्तों आपको दोस्तों देखने को मिलेगा, या दोस्तों आपको बताएंगे, लेकिन ध्यान रखना आरपीएससी इसका क्वेश्चन दोस्तों क्या, इसका आंसर क्या माना है? उत्तर नंबर 3 ही माना है ना। सहमति और रजामंदी से इसका डिसीजन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है, लेवल देखे दोस्तों आप क्वेश्चन का, है ना। आप दोस्तों लेवल देके अनुमान लगा सकते हो कि कितने ऑथेंटिक एक यूनिक मॉडल पेपर्स हैं हमारे, जो दोस्तों आपकी एग्जाम में एक मेल का पत्र वाइज साबित होंगे। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों यह निर्णय दिया था कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन एक प्रकार की विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? ये किस मामले में दोस्तों कहा था? गोलकनाथ मामले में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, या दोस्तों मिनर्वा मिल्स मामले में, या दोस्तों मेनका गांधी मामले में? हमारे बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों ये बात कही थी, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोलकनाथ मामले में, है ना, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, नोट करना, पंजाब राज्य में दोस्तों गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, नोट करना दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में दोस्तों ये बात भाई कही गई थी। क्या कही गई थी इसको समझने का प्रयास करते हैं कि अगर किसी संविधान संशोधन से किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का, है ना, यहाँ पर नोट करना, किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को दोस्तों हनन होता है,
किसी संविधान संशोधन से व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो उस संविधान संशोधन को दोस्तों रद्द भी किया जा सकता है, मतलब शून्य भी किया जा सकता है या दोस्तों रद्द भी किया जा सकता है। उसका इफेक्ट है वो दोस्तों शून्य किया जा सकता है। किसी मामले में दोस्तों ये बात कही गई थी तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में ये बात कही गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखना। और केशवानंद बनाम भारतीय केरल राज्य 1973 में दोस्तों ये बात कही गई थी कि दोस्तों जो हमारी उद्देशिका है वो दोस्तों क्या है, भारतीय संविधान का अंग है। और इसके तहत एक बात और कही गई थी कि दोस्तों संविधान का जो 368 अनुच्छेद है जिसके तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है, इस संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। यह बात दोस्तों इस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कही गई है। तो आरपीएससी जैसा क्वेश्चन पूछे ना आपको वैसा आंसर करना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, देखिए यहां पर एक बात मैं आपको बताना तो भूल ही गया। अगर दोस्तों यहां पर देखिए दोस्तों, अगर आपको केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और दोस्तों मिनर्वा मिल्स मामला 1980 की कंप्लीट डिटेल दोस्तों अगर आपको देखनी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर दोस्तों जरूर देखना। आज तक के पूछे गए आरपीएससी द्वारा इन दोनों मामलों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों की अलग अलग क्लास है और मुश्किल से दोस्तों 5-5, 6-6 मिनट की दोस्तों क्लासें हैं। अगर आपने नहीं देखा तो दोस्तों जाकर देखना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों देखने को मिलेंगी, जो आपकी एग्जाम में एक दोस्तों मील का पत्थर साबित होगी। जाकर दोस्तों जरूर देखना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए भाई क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 49वां, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 3, भाग 2, भाग 5 या दोस्तों भाग 4? देखिए दोस्तों जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो दोस्तों ये भाग 4 से संबंधित है। उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर नोट करना, नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों आयरलैंड के संविधान से ले गए, आयरलैंड के संविधान से ले गए हैं भारतीय संविधान में। और इसके अलावा दोस्तों आपको दोस्तों पूछ ले कि किस अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक दोस्तों इनका क्या है, उल्लेख किया गया है भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का। इस बात का ध्यान रखना। और इनका हनन होने पर दोस्तों है ना, हम दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों ये गैर न्यायोचित होते हैं। इन पर दोस्तों इनको जबरदस्ती हम किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकते, इस बात का ध्यान रखना। मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकते हैं, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करवा सकते, है ना। दूसरी बात है यहाँ पर दोस्तों, अगर आपको पूछ ले कि मूल अधिकारों को किस भाग में दोस्तों समाहित किया गया है, तो भाग 3 में दोस्तों क्या है, मूल अधिकारों को, नोट करना, मूल अधिकारों को दोस्तों समाहित किया गया है। और ये दोस्तों 12 से लेकर 35 तक जो अनुच्छेद हैं वो हमारे 6 मूल अधिकारों से दोस्तों संबंधित है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों मूल अधिकार है वो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और रह गया भाग 4A, भाग 4A में दोस्तों मूल कर्तव्यों को दोस्तों समाहित किया गया, इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो दोस्तों अनुच्छेद 51A दोस्तों, है ना, 51A दोस्तों ये क्या है, भाग 4A से संबंधित है, मतलब मूल कर्तव्य से संबंधित है। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य, ठीक है। तो जैसा आरपीएससी क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। मूल कर्तव्य दोस्तों रूस के संविधान से ले गए, है ना, जैसा क्वेश्चन पूछे ना वैसा ही आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर देखिए भाई बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्या बोल रहा है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को दोस्तों अपनाया जाता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन को, अप्रत्यक्ष निर्वाचन को, मनोनयन को या दोस्तों वंशानुगत को? हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। अप्रत्यक्ष निर्वाचन को दोस्तों अपनाया जाता है। अगर दोस्तों आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित आरपीएससी द्वारा और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आज तक के जितने भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए ना भाई, एक सिंगल क्वेश्चन तक दोस्तों मैं आपको नहीं छोड़ा हूं, है ना। इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आपको वो क्लास देखनी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर दोस्तों जरूर देखना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों मैं आपको वहां पर समझा रखा हूं। केवल दोस्तों 6 से 7 मिनट की क्लास है, 6 से 7 मिनट की क्लास है दोस्तों। हर एक टॉपिक के लिए दोस्तों मैं आपको अलग अलग क्लासें दे रखा हूं। अगर आपने नहीं देखा तो इस क्लास का लिंक है ना, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर दोस्तों जरूर देखना। बहुत ही गजब की क्लास है भाई, है ना। अब यहां पर देखिए दोस्तों थोड़ी सी हम बेसिक डिटेल की चर्चा कर लेते हैं। देखिए भारत के राष्ट्रपति की चुनाव की बात हो रही है, तो दोस्तों जो इसका चुनाव है ना वो अनुच्छेद 54 के तहत दोस्तों किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 54 के तहत किया जाता है। और एकल संक्रमणीय, नोट करना, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के द्वारा दोस्तों इसका क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। और कौन सी पद्धति के द्वारा? तो अप्रत्यक्ष आनुपातिक, नोट करना, अप्रत्यक्ष आनुपातिक, है ना, प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। और दोस्तों यहां पर सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोस्तों कौन कौन भाग लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले नोट करना, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य,
संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। इसका मतलब दोस्तों क्या होगा कि राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये दोस्तों संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों में आते हैं। 2 नंबर लगा के लिखना दोस्तों, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है ना, निर्वाचित सदस्य दोस्तों, ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। भाग 3 पर दोस्तों लगा के लिखना, 70वें संविधान संशोधन के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत, 70वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। जैसा आरपीएससी क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर मिल जाएगा। उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और फुल डिटेल में दोस्तों अगर आपको जाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जाकर दोस्तों जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए भाई क्या बोल रहा है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों निर्वाचित किया था? प्रांतों की जनता ने, प्रांतों की विधानसभाओं ने, संघीय व्यवस्थापिका ने, दोस्तों प्रांतीय और संघीय व्यवस्थापिका ने, है ना। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। उत्तर नंबर दोस्तों 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रांतों की जनता ने दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों को क्या किया था, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। कौन से रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, देखिए आरपीएससी का एग्जामिनर क्या करता है कि दोस्तों क्वेश्चन को घुमाकर पूछा है, क्वेश्चन वही रहता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करता है। अब देखिए आरपीएससी इसी क्वेश्चन को घुमाकर कैसे पूछ सकती है कि संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित किया गया था प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनीत रूप से, या दोस्तों ये पूछ ले दोस्तों चयनित रूप से। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसको प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से दोस्तों ध्यान देने की बात है। तो उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रांतों की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित किया था। अगर दोस्तों आपको संविधान के सदस्यों की निर्वाचित है ना, संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनसे संबंधित दोस्तों अगर आपको फुल डिटेल जानना चाहता हो तो दोस्तों जो पिछला मॉडल पेपर था हमारा, पिछला मॉडल पेपर दोस्तों 52वां मॉडल पेपर, 53 जो मॉडल पेपर था वो दोस्तों जीके से संबंधित है। और इसके अलावा जो पिछला मॉडल पेपर था ना 52 मॉडल पेपर्स, उसमें दोस्तों मैं आपको लास्ट में बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों के बारे में दोस्तों आपको कंप्लीट डिटेल बता रहा हूं, है ना। तो वहां पर दोस्तों जाकर देखना। अगर ये क्लास आपने नहीं देखी 52वां मॉडल पेपर, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, दोस्तों जाकर जरूर देख लेना, है ना। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज का ये मॉडल पेपर दोस्तों 54वां था आरएस प्री 2023 के लिए। बहुत ही शानदार मॉडल पेपर है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। और आपके दोस्तों कितने क्वेश्चंस भाई सही हो रहे हैं अभी तक दोस्तों हमारे चैनल पर ध्यान रखना। 53 मॉडल पेपर्स दोस्तों आरएस प्री के लिए एकदम फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा दोस्तों जाकर जरूर देखना, आपकी एग्जाम में एक रामबाण दोस्तों साबित होंगे। आप दोस्तों पहली बार में आरएस प्री दोस्तों क्लियर करोगे। आपकी किस्मत कितनी औकात नहीं कि आपके सिलेक्शन को रोक ले दोस्तों इन मॉडल पेपर्स को देखने के बाद, क्योंकि दोस्तों मेहनत से तैयार किए गए एक यूनिक, जेन्युइन और एक ऑथेंटिक कंटेंट के द्वारा दोस्तों तैयार किए गए मॉडल पेपर्स हैं जो आपकी एग्जाम में एक रामबाण दोस्तों साबित होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना। आपका भाई यार आपके लिए मेहनत करता है। फिर से दोस्तों बार बार बोल रहा हूं, आपको दोस्तों सुनने में भी पता नहीं दोस्तों इरिटेट करता होगा, लेकिन दोस्तों क्या करूं, आपका सपोर्ट के बिना दोस्तों मैं कुछ भी नहीं, है ना। आपका सपोर्ट चाहिए भाई, आपको भाई को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।